आइए आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी कैप्री ग्लोबल से जो एमएसएमई अफोर्डेबल हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, कार और गोल्ड लोन और साथ ही माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देने का काम करती है। कारोबार देश भर में 1400 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और 36,000 करोड़ से ज़्यादा का एयूएम कंपनी का है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा जी। आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज का 27 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है आपका। शर्मा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले समझाए जरा इस वक्त जिस तरह के क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं पिछले तिमाही में एनबीएफसी कंपनियों के बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नज़र आ रही है, पूरे सेक्टर के लिहाज से बताएं जरा, एक बार अंदाजा दें किस तरह का मूड माहौल है और किस तरह की ग्रोथ इस वक्त दिख रही है। धन्यवाद। तो ऐसा है कि ग्राउंड पे जब हम देखते हैं कि एक फियर था कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से, वॉर से क्या इम्पैक्ट है, तो हमने देखा कि पहले क्वार्टर में कोई भी ऐसा ट्रेंड दिखाई नहीं दिया जो सिक्योर्ड कोलेटरलाइज लैंडिंग सेगमेंट की हम बात करें, जहां पे हमें गोल्ड लोन, एमएसएमई, अफोर्डेबल हाउसिंग, वहां पे हमें कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया कि वहां पे कोई भी स्लो डाउन है या कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रेशर है। और हमें लगता है कि जब एक कोविड में सिचुएशन थी जहां पूरे बिजनेसेस बंद थे वर्सेस यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग रन में मार्जिन कंप्रेशन का थोड़ा बिजनेसेस में हो, लेकिन वायबिलिटी और उनकी रिपेमेंट एबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया है, डिमांड में कोई फर्क नहीं है। तो ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। और जो गोल्ड लोन का सेगमेंट है उसमें आप देखेंगे पिछले 4 साल में गोल्ड की प्राइसेस लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। मार्केट ओवरऑल एक्सपांड कर गया है। छोटे आदमी को गोल्ड के सामने एटीएम की तरह पैसा मिलता है, वो जाता है 20 मिनट में, 15 मिनट में पहली बार लोन ले लेता है, अगली बार वही लोन उसका 10 मिनट में हो जाता है। तो इनफॉर्मल सेगमेंट से ये फॉर्मल सेगमेंट में आ रहे हैं। ओवरऑल सारे सेगमेंट में हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, कलेक्शन इफिशिएंसी में और डिमांड में बहुत अच्छा है। और हमें लगता है कि कैप्री में हमने लास्ट ईयर 60% की ग्रोथ की थी, इस बार भी हम 30 से 35% की ग्रोथ के टारगेट आराम से अचीव कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया। और पिछले 2 सालों से जो आपको एयूएम ग्रोथ 53% की रही वो काफ़ी शानदार है। इस वित्त वर्ष में किस तरह की एयूएम ग्रोथ की उम्मीद रखी जाए आपसे? तो हमें लगता है कि पिछली बार हमने 36,600 पे क्लोज किया है। हमारा टारगेट है 48,000 से कुछ बेटर करने का। 48,000 में हम पहुंच जाएंगे, हमें क्लियर विजिबिलिटी है। वंडरफुल, और क्या बात हमारा है। सिर्फ एयूएम के अलावा हमारा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे है। हम ग्रोथ वहीं तक करेंगे जहां तक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी नहीं आए। इस मार्जिन आपके बढ़कर 8.5% से 8.8% है, क्या इसमें और गुंजाइश है इम्प्रूव होने की या ये कंफर्टेबल लेवल है? ये कंफर्टेबल लेवल है। 10-20 बेसिस इंप्रूव हो सकते हैं क्योंकि गोल्ड अभी 47% पे हो सकता है गोल्ड 50% से ऊपर चला जाए, तो गोल्ड और हाई यील्ड के प्रोडक्ट जो जो बढ़ेंगे, ओवरऑल थोड़ा मार्जिन और इंप्रूव होगा। प्लस जो स्केल ऑफ ऑपरेशन का जो बेनिफिट है वो आएगा। टेक्नोलॉजी पे हमने बहुत इन्वेस्ट किया है। हमारे पास करीबन 150 इंजीनियर हैं, 30 डेटा साइंटिस्ट हैं हमारे टेक सेंटर पे। और आई थिंक टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट ही है जो आप देखेंगे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में जो चेंज आया है, प्रोडक्टिविटी में चेंज आया है, उसका कारण है कि हमने टेक्नोलॉजी पे और कलेक्शन पे, 2 चीज पे बहुत फोकस किया है। कलेक्शन पे फोकस के साथ आपने बताया भी, तो ग्रोस और नेट लेवल पर एनपीए आपके काफ़ी नीचे आए, आधा % नेट एनपीए, ग्रोस एनपीए 0.9% है। एसेट क्वालिटी किस तरह से देखते हैं आप आगे चलते हुए? तो एसेट क्वालिटी जिस लेवल पे ऑलरेडी मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे, तो यहाँ ऐसा लगता है कि ये हम मेंटेन कर पाते हैं, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। क्योंकि नेट एनपीए आधा % के आसपास और ग्रोस एनपीए 1 के नीचे, ये बहुत ही अच्छा लेवल है। हम ऑफ कोर्स 100% कोलेटराइज सिक्योर्ड सेगमेंट में है, तो वहां पे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं आएगा। और ये लेवल को मेंटेन कर पाए अगले 4-5 साल, तो ये अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा सा इस बार मॉनसून डिले हुआ है, एल नीनो वाली सिचुएशन भी बन रही है, क्या इससे किसी तरह का कोई लोन ग्रोथ पर या कलेक्शन पे कोई इम्पैक्ट पड़ने की कोई संभावना, आशंका? तो इसके 2 एंगल हैं। जब लोगों की यदि इनकम थोड़ी कम होगी तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में गोल्ड लोन में डिमांड बढ़ेगी उनकी जरूरत पूरा करने के लिए। और मीडियम टर्म में ऐसे कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी या कैश फ्लो पे प्रेशर आएगा, तो कहीं ना कहीं वो कलेक्शन एफिशिएंसी में दिखाई देगा।
और वो ज्यादा दिखाई देगा माइक्रो फाइनेंस में, जिस सेगमेंट में हम नहीं है, या अनसिक्योर्ड लेंडिंग में। सिक्योर्ड में फिर भी हमें लगता है कि कस्टमर की हमेशा एक प्रायोरिटी रहती है कि सिक्योर्ड सेगमेंट का लोन वो सबसे पहले चुकाए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी या उसका गोल्ड हमारे को मॉर्गेज रहता है। को लेकर आप काफ़ी बुलिश है, लेकिन एमएसएमई लोन्स को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूँ दो, एक वहाँ पर ग्रोथ की संभावना है और दूसरा क्या किसी तरह के कोई प्रेशर या स्ट्रेस है वहाँ पर? तो एमएसएमई में देखिए, एमएसएमई बड़ी वाइड टर्मिनोलॉजी है। हम लोग 25 लाख रुपए से नीचे की टिकट साइज करते हैं नो इनकम ग्रुप स्मॉल कस्टमर को। वहां पे हमारी ग्रोथ हमने करीबन 15% के आसपास रखी है। माइक्रोलैब को मिला दें तो करीबन 20-21% के आसपास हमारी ग्रोथ आई है। वो ग्रोथ हम उसी लेवल पे मेंटेन करेंगे। अगले 2 साल हमारा फोकस है कि बाकी सेगमेंट हमारे 20-22% ग्रो करे। गोल्ड लोन हमारा थोड़ा थोड़ा ज्यादा ग्रो करे, क्योंकि उसमें ब्रांच हम ज्यादा खोल रहे हैं, थोड़ा वहां पे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर रहे हैं। तो एमएसएमई में जब तक आप अपना टेक्निकल लीगल पे कॉल नहीं लेते हैं, आपका कस्टमर सेगमेंट का फोकस काम करके रहते हैं, तो आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करें तो वहां बहुत ज्यादा असेट क्वालिटी में प्रेशर नहीं आता है। हालांकि ग्रोस लेवल पे वहां एनपीए थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन रिकवरी एस्पेक्ट में क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी होती है तो वहां इतना कोई क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने की कोई आशंका नहीं। आपने क्यूआईपी किया था, जरा समझाएं किस तरह के इन्वेस्टर्स आपके क्यूआईपी में आए और जो कितना पैसा आपने क्यूआईपी से जुटाया और उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? तो हमने लास्ट जून 2025 में 2000 करोड़ रुपए क्यूआईपी से रेज किए थे। तब स्टॉक का प्राइस हमने जो क्यूआईपी इश्यूएंस किया था इन्वेस्टर को 146 रुपए 50 पैसे पे किया था। लगभग आज 1 साल पूरा हुआ है और हमने उससे जो हमने ग्रोथ की थी उससे हमने बेटर प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर की। पूरा का पूरा पैसा बैलेंस शीट स्ट्रेंथनिंग में, ऑनवर्ड लैंडिंग में यूज हुआ है और इन्वेस्टर काफी खुश हैं उसमें। 3P इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी लाइफ, थिंक इन्वेस्टमेंट, ऑल स्प्रिंग ग्लोबल, ब्लैक रॉक, एचडीएफसी, अर्गो, आईसीसी प्रूडेंशियल, आईसीसी लोम्बार्ड, ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आए थे और फॉर्चुनेटली रिजल्ट परफॉर्मेंस अच्छा आने से स्टॉक प्राइस ने अच्छा किया, तो सारे इन्वेस्टर खुश भी हैं। शर्मा साहब, एक और चीज़ बताएं जरा। आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, क्या किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल आप कर रहे हैं अपने लोन प्रोसेसिंग से लेकर अंडरराइटिंग और बाकी बिजनेस ऑपरेशंस में? तो अभी हमारे पास 30 डेटा साइंटिस्ट की टीम है। हमने कुछ एजेंटिक एआई टूल अपने बहुत सारी लेयर्स में लगाए हैं, कलेक्शन में, अंडरराइटिंग में। लेकिन अगले 6 महीनों में हम कुछ एआई इंजीनियर्स की टीम बनाए। हमने अभी एक उस डिपार्टमेंट का एक हेड हायर किया है, करीबन 3-4 इंजीनियर हायर किए हैं। हम करीबन 10 से 15 लोगों की टीम वहां बना रहे हैं और हमारी जो ऑनबोर्डिंग ऑफ द कस्टमर है, अंडरराइटिंग है, कलेक्शन है, ऑपरेशन है, उसकी लेयर पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेयर बिल्ड करेंगे ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। जो काम करने में एक ह्यूमन रिसोर्स को टाइम लगता है वो टाइम कम हो। तो हमारा विजन है कि आज के 1 साल बाद में हम ये कह पाएंगे कि हमारे टेक्नोलॉजी टीम में इतने ह्यूमन एम्प्लॉय हैं और इतने एआई एम्प्लॉय हैं। तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पे कुछ एआई टूल्स, एआई एम्प्लॉय हम बिल्ड करेंगे जो फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे। तो हम ऑलरेडी उस रास्ते पे हैं। अगले 6 महीने में आपको उसमें बताएंगे क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। हमें लगता है कि ये एआई जो है एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, हर के लिए, हर के पास होगी। जैसे आज स्मार्टफोन सबके पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एंटरप्राइज के अंदर में कहीं ना कहीं इंप्लॉय करनी होगी इफिशियंसी लाने के लिए। बात है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़रूरी है बिजनेस में। शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से कंपनी के परफॉर्मेंस और आगे के आउटलुक के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।